नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंघाटिया और आज के इस सेशन के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज हम आपका चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का। और इस चैप्टर का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ठीक है, तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और फटाफट से, तो अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से लिख दीजिए ताकि हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नेम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इनका जो लेखक परिचय है वो जान लेते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1868 में ग्राम दौलतपुरा, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरा कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। ठीक है बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले वास्तविक संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन और लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। अनुवादक का मतलब होता है जो ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये एक निबंध संग्रह है जो अद्भुत आलाप है। ठीक है, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला उपयोगी पुस्तक है जो आध्यात्मिक की दर्शन की है। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महाप्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सबके सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको ही जाता है। ठीक है बच्चों, उन्होंने भारतीय पुरातत्व और इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता और बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। ठीक है, अब ये जो आपका इनका जो लेख है, लड़कियों के बारे में बताया गया है, स्त्रियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसका परिचय यानी जो पाठ परिचय वो जान लेते हैं कि आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ और समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को जो का त्यों नहीं स्वीकारा गया है बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है। यानी वही ले जो ग्रहण करने योग्य हो। परंपरा के नाम पर सब कुछ स्वीकार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देना, यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस संबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय उसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। आगे बढ़ते हैं। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है,
चलिए तो शुरू करते हैं कि इस लेख में आखिर लिखा क्या गया है। चलिए तो अध्याय हमारा एक्चुअल में वास्तव में शुरू होता है यहाँ से। बड़ी शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और ग्रह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गियों को सुमार्गीय बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। यानी ऐसे लोग जो खुद पढ़े लिखे हैं, जो खुद शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं, जो समाज को कुमार्ग से सुमार्ग पर ले जाने का काम जिनको सौंपा गया है, उनकी भी दलीलें आज ये होती हैं। कैसी दलीलें सुनते हैं। पहली, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। यानी पुराने जो नाटक होते थे या जो संस्कृत में जो भी थे, तो उन नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इसका मतलब वो कहते हैं, ये उनकी बातें हैं, ठीक है, कि इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। ऐसी दलीलें देते हैं। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। दूसरी दलील, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी। तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। ठीक है, अगला तीसरा दलील क्या देते हैं वो सुन लेते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। ठीक है, इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के, उस जमाने में शिक्षितों का स्वस्थ समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत की सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना लिखना अपढ़ या अशिक्षित होने का चिन्ह कतई नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है तो उस टाइम का भी तो प्रचलित भाषा प्राकृत रही होगी। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी, तो इसमें फर्क क्या हो गया? प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी समय उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर हम इस जमाने में हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोल सकते थे या बोलते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, उस समय था ही नहीं। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो और नष्ट हो गया हो तो क्या? अगर नष्ट हो गया हो तो हमें क्या पता है नष्ट हो गया हो, ठीक है। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र?
बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने के नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रगता और अन्य न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावें तो और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विजा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? षडांगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थारी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्यत है, वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हाथ गूंथने, पैर मलने तक की कला सिखाने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म का व्याख्यान देते हुए समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकुट और पुरुषों के लिए पीयूष की खुट। वाह! ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों और आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दे। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह अपने अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार और कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाओं को बंद कर देना चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यतीतों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्य पुरुष, शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव ही किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा है, उसी से परित्यक्त होने पर सीता ने रामचंद्र के विषय में कहाया है। सुनिए, वाचस्य त्वया मद्वचनात् स राजा ववो
विशुद्धमती यत समक्षम माँ लोकवाद श्रवणादहासी श्रुत से ततिक्व संदृश्य कुलशय। चलिए ये कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता और महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा था। राजा मात्र कहकर उसने पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गवार स्त्री की किंतु महाब्रह्मगानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की थी। सीता की धर्मशास्त्रता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तएव मन्युर्भरता ग्रजे में कहकर रामचंद्र का क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न ग्वारपन का और न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में इसमें कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। अपढ़ और पढ़े लिखे दोनों से अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं और क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थ कर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाशक करने वाला है। ऐसा करना 16 आने मिथ्या है। तो देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क है उनका खंडन लेखक ने किस प्रकार से कितने बेहतरीन अच्छे तर्क प्रस्तुत करके किए हैं। ठीक है, तो अब हम जो आपका अध्याय है वो होपफुली आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर की। तो चलिए, एक बहुत ही शानदार सी पीडीएफ जो है आपके सामने है और हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। द्विवेदी जी ने पुरातन पंथियों को निम्नलिखित तर्क देकर के स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। जैसे पहला है कि नाटकों में कुलीन स्त्रियों को उनके प्राकृत भाषा बोलने पर अपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता। कुछ शिक्षित लोग ही संस्कृत बोलते थे, शेष अन्य लोग प्राकृत बोलते थे। ये भी उन्होंने एक तर्क दिया। और उसके बाद उन्होंने जो तर्क दिया कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए तथा जैन बौद्ध साहित्य प्राकृत में ही लिखा गया है। यद्यपि शिक्षा के पर्याप्त प्रमाण नहीं है, हो सकता है कि वे कहीं खो गए हों, यानी प्रमाण थे, शिक्षा उस टाइम में होती थी, उनके प्रमाण भी थे, लेकिन वो नष्ट हो गए हों या वो कहीं खो गए हों। ठीक है, भारत में वेद मंत्रों की रचना में स्त्रियों का योगदान रहा है जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है। तो इस तरह से ये तर्क जो है द्विवेदी जी ने दिए हैं। और भी है, जैसे रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों को पढ़ने लिखने का चलन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने है अगला प्रश्न कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन
द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिखेंगे कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क देते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। उनके इस दलील का द्विवेदी जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक खंडन किया है। वे कहते हैं कि यदि स्त्रियों के द्वारा किए गए अनर्थ उनकी शिक्षा के कारण हैं, तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकना, रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके डालना, नर हत्या करने जैसे कार्य भी उनकी पढ़ाई के ही कुपरिणाम है। ऐसे में इस अपराध को ही समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और पाठशालाएं जो है वो बंद करवा देनी चाहिए। इसके अलावा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के गंधर्व विवाह करने और बाद में शकुंतला को भूल जाने से शकुंतला के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, यह तो शकुंतला ही जानती है। ऐसे में उन्होंने दुष्यंत को जो कटुवाचन कहे, यह उनकी पढ़ाई का कुफल नहीं बल्कि उनकी स्वाभाविक विभक्ति थी। ठीक है, यानी स्वभाव उन्होंने प्रकट किया था। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ठीक है, आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांट कर समझिए और लिखिए। ठीक है, तो हमें छांटना है। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधियों के कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्यों का सहारा लिया। बिल्कुल सही बात है। उनमें से कुछ व्यंग्य जो हम छांट करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई सुसंस्कृत थी? जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतु बंधु महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे अपढ़ और गवार थे, तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार के संपादक को भी अपढ़ और गवार कहा जा सकता है। पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और आवारा बताते हैं। इस तर्क शास्त्रगता और न्यायशीलता की बलिहारी। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष की गुट। क्या बात है? ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कुछ व्यंग्य जो है उनका सहारा लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। तो हम कहेंगे बिल्कुल, पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और लोक व्यवहारिक भाषा थी, यानी व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। तो शाक्य मुनि भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में उपदेश देना, बौद्ध और जैन धर्मों के हजारों ग्रंथ का प्राकृत में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? अब अगला प्रश्न है कि परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है। हर परंपरा अपने काल, देश और परिस्थिति के अनुसार प्रासंगिक रहती है, परंतु बदलते समय के साथ उनमें से कुछ अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता खो बैठती है। इन्हीं में से एक थी पुरुष और स्त्रियों की शिक्षा में भेदभाव करने की परंपरा। इसके कारण स्त्री पुरुष की स्थिति में असमानता उत्पन्न होने के अलावा बढ़ती जा रही थी। अतः इसे त्याग कर ऐसी परंपरा अपनाने की आवश्यकता थी जो दोनों में समानता पैदा करे। शिक्षा वह साधन है जिसका सहारा पाकर स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है और लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। अतः लड़का लड़की में भेदभाव न करने और उनके लालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा और अवसरों में समानता देने की स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए और ताकि स्त्री और पुरुषों में समानता बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न है तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? स्पष्ट करो। तो सिंपल सी बात है कि अब की और जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें पर्याप्त अंतर है। उस समय शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी जहां शिक्षा रटने की प्रणाली प्रचलित थी। इसके साथ उनमें उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया जाता था ताकि वे बेहतर इंसान और समाजोपयोगी नागरिक बन सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। आज की शिक्षा पुस्तकीय बनकर रह गई है।
जिनमें मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की प्रणाली रोजगार परक न होने के कारण यह आज बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ तक इसका आंसर था। ठीक है, कि तब की शिक्षा प्रणाली में और आज की शिक्षा प्रणाली में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो होपफुली आपको चैप्टर बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। ठीक है, आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। ठीक है, आप भी अपनी शिक्षा में, आपको भी जो भी है अपनी शिक्षा में क्या क्या प्रासंगिकताएं लानी चाहिए, किस तरीके से आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, और आप अपनी सोच में, अपने समाज की सोच में, अपने समाज की सोच को बदलने के लिए किस तरह से कौन कौन से तर्क आप भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ये अध्याय आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट अध्याय के साथ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।